नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये जीएस टेस्ट सीरीज का 8th पार्ट है। 2 महीने से थोड़ा पर्सनल रीजन से इस वजह से जो है वो आपका आगे नहीं बढ़ पाया। अब हम धीरे धीरे करके जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो चला रहे हैं उसको हम एज यूजुअल चलाते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपका हम मूल विधि को थोड़ा सा लेंगे इसमें, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 15 जुलाई से जो है लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है फॉर जीएस के लिए। अगर आपको सेलेक्टेड चीज पढ़ के अपना सिलेक्शन करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीजें सेलेक्टेड रहेंगी, जो प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं वो आपको सेंड कर दी जाएंगी। 2 नंबर दे रखे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, सबसे पहले तो बेसिक टू हायर लेवल पे लेके चलेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि मैंने इसमें जो है आपका बहुत ही एक तरीके से जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईपीसी भारत में कब लागू हुई थी। क्वेश्चन आ चुका है ये एक बार, ठीक। 2016 का जो पेपर है आप उसमें देखेंगे तो हमेशा हम लोगों को बेसिक टू अंडरस्टैंड लेके हायर लेवल तक लेके चलना है हमें। तो दोस्तों लागू की बात की जा रही है, तो लागू में इसका आंसर जो है वो आप ऑप्शन देखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन में करने से पहले आपको उनके ऑप्शन को बहुत अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन इतने, जैसे देखिए इसमें कह रहा है 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1860, 1 जनवरी 1861 और 31 जनवरी 1862। जल्दी में थोड़े दिनों में जो है थोड़ा सा इंटरनेट एक्सेस की यहाँ प्रॉब्लम है जो है, तो मैं इसको लाइव के मैं कन्वर्ट करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लंबा क्लासेस जो है वो लेंगे इसमें, लगभग 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक हम लिया करेंगे इसमें। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1862 को जो है वो लागू आपकी हो गई थी, ठीक। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि इसकी जो पीडीएफ क्लास, इसकी जो पीडीएफ सारी पीडीएफ क्वेश्चन की होगी वो जो पेड मेंबर्स हैं आपको उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो 1 जनवरी 1862 को जो है वो आईपीसी भारत में लागू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। आईपीसी का निर्माण किसने किया था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आईपीसी का निर्माण किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड मैकॉले, कर्जन, वेलेजली, माउंटबेटन, ठीक। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने जो है वो आईपीसी का निर्माण आपका किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी आपका स्कोर, ईमानदारी से जितना स्कोर आए उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको, आप वहां पे जाके अपना जो है क्वेश्चन वहां दिए जाते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और प्लस आप अगर आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो आप वहां पे बातचीत भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में से किसे आईपीसी के प्रभाव से मुक्त किया गया है? मतलब आईपीसी की जो धाराएं हैं वो निम्न में से किन के ऊपर नहीं लगती हैं, ठीक है। पहला आपका है राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। सेकंड है विदेशी संप्रभु, मतलब फॉरेन सॉवरेन जो चीजें होती हैं, ठीक। सॉवरेन का क्या मतलब है, मैं जो पॉलिटी की जो क्लास है मैं उसमें बता चुका हूं कि सॉवरेन या फिर संप्रभु का क्या मतलब होता है। थर्ड है आपका राजदूत एवं विदेशी सेना, और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि आप आईपीसी के प्रभाव से किसे मुक्त किया गया है, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका है डी, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, विदेशी संप्रभु हो गए, राजदूत हो गए, आपका विदेशी सेना हो गई, इन सभी के ऊपर आईपीसी का प्रभाव से इसको मुक्त किया गया है, मतलब इन पर आईपीसी की धाराएं नहीं लगती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है? अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के, तो मैं दावे से कह सकता हूं आईपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से जो है पता चलता चला जाएगा। तो लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है? मैं हमेशा ये कहता हूं कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है, ज्यादा अपना दिमाग यूज नहीं करना है, ठीक। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका 14, 15, 21, 22। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 21। इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कि लोक सेवक की परिभाषा जो है वो भारतीय दंड संहिता के धारा 21 में दी गई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आईपीसी के अंतर्गत कौन लोक सेवक है? सबसे पहले तो लोक सेवक आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट। भाई इस पूरे भारत में चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पंचायतें हो, कोई भी हो, जो भी सरकार से किसी न किसी रूप से, जिस पर भी संविधान किसी न किसी रूप से लागू लगता है, ठीक है, जो संविधान के अंदर आते हैं या फिर जो सरकार का कहीं ना कहीं से लिंक रखते हैं, वो लोक सेवक कहलाते हैं आपके। अब इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कि मुख्यमंत्री,
पहला ऑप्शन आबकारी अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष और उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अब याद रखिएगा, मान लीजिए इसमें ऐसा आ जाता कि कौन सा लोक सेवक नहीं है, और ऑप्शन में आपको और बता देता हूं। जैसे ऑप्शन पहला ऑप्शन ये डाल देता पुलिस, सेकंड डाल देता ये जेलर, थर्ड डाल देता ये आपका श्रम आयुक्त, और फोर्थ आपका ऑप्शन डाल देता कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष। अब आप इनमें से बता दीजिए कि कौन लोक सेवक नहीं है। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं यहां पे। तो दोस्तों याद रखना, देखिए मुख्यमंत्री, आबकारी अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, ये सबके सब आपका जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लिंक करते हैं। पुलिस भी आपका गवर्नमेंट से लिंक करती है, जेलर भी एक पद है, श्रमायुक्त भी एक पद है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष जो है वो आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर किसी चीज को, जैसे हमारे देश में जो अमूल है, अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक। उसका ऐसा नहीं है कि अमूल के ऊपर किसी आईएएस अधिकारी को उसका अध्यक्ष बना के भेजा गया है, ठीक है। जैसे एलआईसी में क्या होता है, एसबीआई में क्या होता है, आपका आरबीआई में क्या होता है, इन सब में कहीं ना कहीं सरकारी अफसर रहता है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। उन्हीं में से जो लोगों ने उस चीज को बनाया होता है, उन्हीं में से किसी न किसी को उसका अध्यक्ष बना देते हैं, और एक कमेटी के थ्रू सारे के सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लोक सेवक में नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि का नामक सैनिक विधि के समादेशों के अंतर्गत, देखिए लैंग्वेज ऐसी ही आएगी, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज नहीं कर सकते वहां पे, मतलब हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते, लेकिन इस टाइप की ही लैंग्वेज आएगी। का नामक सैनिक विधि के समादेशों के अंतर्गत में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से ख नामक भीड़ पर गोली चला देता है। मतलब का एक सैनिक है जो कि अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर, खा नामक एक भीड़ है, ठीक है, उस पर गोली चला देता है। का ने क्या अपराध किया है? ठीक है, का ने क्या अपराध किया है? धारा 304 के अंतर्गत किया है, धारा 302 लगेगी, 326 लगेगी, या कोई अपराध नहीं किया है। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ने, अगर आप ना आईपीसी में कुछ नहीं जानते तब भी कर लोगे उसमें। भाई वो सैनिक जो है वो अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मान रहा है, ठीक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, कोई अपराध नहीं किया उसने। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें हैं, क्योंकि आदेश मानना एक सैनिक के लिए, अपने अधिकारी का आदेश मानना भी एक जो है आपका एक तरीके से प्रोटोकॉल होता है कि उसकी सैनिक जो है अपने वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानेगा ही मानेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक। तो उसमें जब भी फ्यूचर में कोई भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे तो अधिकारी के ऊपर करेंगे, उस सैनिक के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि सैनिक को ऑर्डर मिला था तब उसने फॉलो किया वो। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? जांच अफसर का, एक जांच अफसर है जिसका नाम का है, मां को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश देने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि या जो है वो मां है, ठीक है, और या को गिरफ्तार कर लेता है। का ने क्या अपराध किया? क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के इस टाइप की लैंग्वेज मिलेगी आपको, ठीक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर इसका बता दीजिए आप, इसका आंसर क्या होगा, ठीक। और मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस चीज को इसकी रोक के इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए दोबारा कि क्या बोलना चाह रहा है इसमें, ठीक। 8वां क्वेश्चन है। 8वां ये कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार आईपीसी की किन धाराओं में वर्णित है? ठीक है, आईपीसी की किन धाराओं में वर्णित है, मतलब व्यक्तिगत जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो किन किन में वर्णित है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका 96 to 106 तक, 97 to 104, 95 to 106 और 97 to 106 तक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 96 to 106 तक आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा की गई है। 9वां क्वेश्चन है, शरीर और संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार किस धारा में दिया गया है? शरीर और संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार किस धारा में दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन हो जाएगा धारा 96, 97, 98 और 99। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 97 के तहत जो है वो शरीर और संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार इस धारा में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन आपका ये हो गया है।
जितने भी लोग आप जितने भी ठीक करें, ठीक है, आप उनको में से रियलिटी में आप अपने दिल पे चाहो 2 क्वेश्चन आपके ठीक हो, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मेरे इतने ठीक हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन है, का नामक व्यक्ति पागलपन के असर में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। का किसी अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन खा को किस प्रकार की प्रतिरक्षा का अधिकार है? अब बता दीजिए भाई इसका आंसर। इसको ठीक तरीके से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है, मैं कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चनों के लिए आपको ये नहीं कि आईपीसी पूरी रटनी पड़े, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। इनके लिए आप जो है ना कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे, तब भी अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग यूज कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप अपना जो है दिमाग का यूज सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बिना ही आपके जो है आपको बिना पढ़े भी ये हो सकते हैं। इसका आंसर भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां कहता है कि निम्न में से किस दशा में, किस कंडीशन में संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अंतर्गत हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें संपत्ति की व्यक्तिगत रक्षा के लिए हमलावर का अगर मृत्यु भी हो जाए तो कौन सी ऐसी कंडीशंस जो रहेंगी? पहला है कि अगर डकैती की दिशा में, लूट की दशा में, विस्फोटक पदार्थ द्वारा क्षति की दशा में, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। 5 सेकंड का टाइम, मुश्किल से देखिए जीएस में क्यों कहा जाता है कि जीएस मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट की होती है, क्यों? इसमें सीधा फंडा होता है, इसमें कोई फॉर्मूले लगाने होते। आपको आता है तो टिक करिए, नहीं आता है तो स्किप करिए, ठीक। लौट के वापस आएंगे जब सारे क्वेश्चन करके, उसके बाद अगर आपके दिमाग में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको वो तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में मतलब ये कंडीशन है, डकैती, लूट और विस्फोटक पदार्थ की द्वारा क्षति की दिशा में अगर संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अंतर्गत अगर हमलावर की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो आपका जो है किसी भी प्रकार से आपको सजा नहीं होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण का इंग्लिश में मतलब होता है अबेटमेंट, अबेटमेंट का तरीका नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्य दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट यानी उकसाना, ठीक है, उकसाना का तरीका नहीं है? ऑप्शन ए सहायता करना, ऑप्शन बी उत्प्रेरित करना, ऑप्शन सी प्रयत्न करना, या ऑप्शन डी षड्यंत्र करना। क्या इसमें आपका जो है इसका आंसर हो सकता है? इसको आप जल्दी से जल्दी जो है इसको बताइए, क्या आंसर हो सकता है? तो दोस्तों इसमें भी कॉमन सेंस अगर आप यूज कर सकते हैं, उकसाना। उकसाने का क्या मतलब होता है कि उकसाने में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे क्या होता है कि जैसे हमने किसी से कहा, सुन यार उसके चाकू मार दे, अरे मार ना, देख उसने तेरे से क्या कहा था उस दिन, तेरी इज्जत नहीं रही बिल्कुल समाज में, देख क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे में क्या होगा, आप उसे उकसा रहे हो लेकिन आप उसको डायरेक्ट चाकू तो नहीं मार रहे जाके, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, सहायता करना, ठीक, सहायता करना के मतलब क्या होता है, चाकू वाकू लाके दे दिया भाई उसे, ठीक। उत्प्रेरित करना मतलब उसे अंदर से उसमें आग जला देना कि देख कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, अरे भाई तू समाज में निकल नहीं पाएगा। तीसरा है आपका प्रयत्न करना, चौथा है षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करने में भी, लेकिन सी ऑप्शन इसका हो जाएगा कि प्रयत्न करना। प्रयत्न करने का मतलब है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपकी हो जाएगी वहां पे, ठीक। और उकसाने में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। रियल क्राइम जो है वो दूसरा बंदा करता है, आप सिर्फ उसको उकसाने में रहते हैं, ठीक है। बेसिक सी चीजें हैं। अब इसमें डेप्थ में आप कहां पढ़ोगे आके, जब आप ट्रेनिंग करोगे। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों ने ना इस पे पीएचडी कर रहे होगी, रखे होगी, दुष्प्रेरण पे पीएचडी कर ली होगी पूरी। तो ऐसी चीजें सॉरी, ऐसी चीजें आप कहां पढ़ेंगे आगे, ट्रेनिंग में, डेप्थ में बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि का नामक व्यक्ति की हत्या के लिए भीड़ आक्रमण करती है, ठीक। का नामक व्यक्ति भीड़ पर गोली चला देता है जिसके फलस्वरूप एक बच्चे को क्षति पहुंचती है। का कार्य क्या है? ए अपराध है, बी अपराध नहीं है, सी धारा 304 के का अपराध है, या आपका डी धारा 307 का अपराध है। इसमें बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। इसमें भी मैं आपके आंसर जो हैं ये आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक। क्योंकि ये देखिए ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है जो आप देखेंगे ना, आईपीसी में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था ना कि एक डंडा मारने के लिए 1 साल की सजा होती है, अगर कोई बंदा 50 डंडे मारता है तो उसको 50 साल की सजा होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, आप देखना जाके प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कार्य आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आता है? आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है।
अब आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आता है तो क्या रहेगा वो? पहला है, जब, ध्यान रखना ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य इलीगल वर्क करने को सहमत हो। ठीक है, क्या ये आपराधिक षड्यंत्र है? ऑप्शन बी, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति वैध कार्य लीगल वर्क, याद रखना ये अब ऊपर वाला कह रहा है इलीगल वर्क, नीचे वाला कह रहा है लीगल वर्क। ठीक है, लीगल वर्क लेकिन अवैध साधनों से द्वारा करने को सहमत हो। ठीक, और सी है आपका ए और बी दोनों, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है इसका? दोस्तों हमेशा याद रखना, गांधी जी ने कहा था साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। मतलब साध्य मतलब आपका गोल, और साधन उसको प्राप्त करने का तरीका, दोनों के दोनों में प्योरिटी होनी चाहिए, दोनों लीगल होने चाहिए, तभी वो काम आपका सही माना जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लें, जैसे पहले में तो सीधे सीधा बोल रहा है कि दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति जो है वो अवैध कार्य मतलब इलीगल वर्क, तो ये तो आपराधिक षड्यंत्र में आएगा ही। बी क्या कह रहा है कि लीगल वर्क है लेकिन साधन अवैध है। लीगल वर्क है, वर्क लीगल आ रहा है लेकिन साधन जो है वो अवैध है, इलीगल वेपन्स का यूज किया जा रहा है उसमें। तो आपका दोनों दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आएंगे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है? ठीक है, याद रखिएगा इसमें दो तरीके क्वेश्चन आते हैं। जल्दबाजी में अपना जो है ना तो अपना नुकसान कर लेना, ठीक है, अपना ही नुकसान करोगे और किसी का नहीं करोगे। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना वन लाइनर में, तब आप खुश हो जाते हो, अरे आईपीसी षड्यंत्र, अरे हो गया बस। याद रखिएगा यहां परिभाषा और दंड दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं, लाइन सेम होगी। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 120 का, 120 खा, 114, 109। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, 120 का 120 का। लेकिन अगर यहीं पर वो बोल देता कि भाई इसका दंड, आपराधिक षड्यंत्र का दंड आईपीसी की किस धारा में दिया गया, तो इसका दंड जो है वो 120 खा में इसका दंड आता है। अगर आपने एक वर्ड को पढ़ने में गलती कर दी, परिभाषा और दंड को पढ़ने में बहुत जल्दबाजी मचा दी, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या कहते हैं, लड़के बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं, की आती है तो की आते आते उनका डिमोटिवेशन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने आंसर कुछ इस तरीके से ही लगाए होते हैं। 16 क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है? विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा आईपीसी किस धारा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, धारा 141 सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी। ठीक है, ऑप्शन कुछ ऐसी देगा वो 140, 141, 142, 144 ऐसे करके, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए। अगर आपने ठीक तरीके से नहीं याद किया तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे वहां। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? भाई किस चीज को हम विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे? ठीक, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए उसमें? 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 7 होने चाहिए? बहुत सिंपल सा है, सुनने होगे आप, बचपन से ही सुनने होगे कि 5 या 5 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 या 5 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर, याद रखिएगा वर्ड्स को ध्यान दीजिए, जानबूझकर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बना रहता है, उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? ठीक, किस धारा के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा? तो धारा 142, 143, 44, 45। तो आंसर इसका हो जाएगा धारा 143 के अंतर्गत जो है उसको आपका दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति जानबूझकर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बना रहता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? सेक्शन 143। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जब सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्य या किसी सदस्य द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करता है तो वह किसके अंतर्गत दंडनीय होगा? पहला ऑप्शन है आपका दंगा, दूसरा है बलवा, तीसरा है आतंक और चौथा है लूट। क्या होगा इसमें आंसर? ठीक, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसका दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर बलवा। ठीक, इसका आंसर आपका हो जाएगा बलवा। वो बलवा के अंतर्गत जो है वो इसको दोषी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि बलवा करने का दंड, अब देखिए आगे ना दंड, परिभाषा और दंड अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग सेक्शन में रहती हैं ज्यादातर। तो बलवा करने का दंड आईपीसी की किस धारा में वर्णित है? ठीक है, तो दोस्तों
सेक्शन 147, 148, 143, 145। तो आंसर हो जाएगा इसका सेक्शन 147। 20 क्वेश्चन आपके ये हैं। 20 क्वेश्चन आप बताइए कितना स्कोर है आपका। फिर चलते हैं अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने छोड़ रखे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि का नामक व्यक्ति की हत्या के लिए भीड़ आक्रमण करती है और का नामक व्यक्ति भीड़ पर गोली चला देता है जिसके फलस्वरूप एक बच्चे को क्षति पहुंचती है। का कार्य क्या रहेगा? तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है इसने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया है, ठीक, क्योंकि वहां पर सेल्फ डिफेंस आ जाता है, ठीक है। और उसको जब हत्या, देखिए यहां ध्यान लिख लेना, व्यक्ति की हत्या करने के लिए मतलब लिंचिंग करने के लिए अगर भीड़ आक्रमण कर रही है तो सीधी सी बात है हत्या करने के दिमाग से, लिंचिंग करने के दिमाग से है उसका, तो वो हत्या कर ही देगी। तो वहां पर तो आप ऑटोमेटिकली फायर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। फिर आपका चलते हैं ये, का नामक व्यक्ति पागलपन के असर में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। का किसी अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन खा किस प्रकार की प्रतिरक्षा का अधिकारी है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, ठीक है। इसका आंसर है आपका व्यक्तिगत प्रतिरक्षा जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बनाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन तो आजकल बहुत आसान होते हैं। आप कहीं से भी कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, आसानी से क्वेश्चन बन गए। आप भी खुश रहते हैं और आपको भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे क्वेश्चन सरल होते हैं, आप निकाल ले जाते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा था। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जांच अफसर का मां को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश देने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह पाता है कि या मां है, ठीक है, और या को गिरफ्तार कर लेता है। का ने क्या अपराध किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि का ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि जांच के अंतर्गत यह पाया गया कि जो मां को जो गिरफ्तार कर रहे थे वो वास्तव में या है, ठीक है। मतलब कोर्ट ने कहा था कि अमित को गिरफ्तार करिए, लेकिन जांच के अंतर्गत पाया गया कि अमित नहीं है, अमित तो सुमित है। तो अगर सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया जांच के अंतर्गत विद एविडेंस, तो वहां पर जो है जो जांच अधिकारी होगा, दरोगा जो होगा, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसकी जांच के अंतर्गत यह पाया गया और न्यायालय ने भी आदेश दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, का नामक सैनिक विधि के समादेशों के अंतर्गत जो है वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर गोली चला देता है। तो का ने क्या अपराध किया? तो इसमें भी आंसर आपका हो जाएगा कोई अपराध नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो वरिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों के अनुसार हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन और धीरे धीरे करके हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।